फिर जूफू येचेन को एक पिल रिफाइन करके दिखाने लगते हैं, जिसके लिए पूरा फर्नेस को अपने फायर से जलाने लगते हैं, वो भी सही टेम्परेचर पर, वरना फर्नेस ब्लास्ट हो जाएगा और पिल कभी भी रिफाइन नहीं हो पाएगा। फिर कुछ टाइम बीतने के बाद येचेन देखता है कि पिल फर्नेस में शेप लेने लगा है। फिर ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं। फिर येचेन देखता है कि फर्नेस से बहुत तेज़ रोशनी आ रहा है और इसी के साथ पिल रेडी होकर फर्नेस से बाहर आ जाता है, जिसे जूफू अपने हाथ से पकड़ लेते हैं और बताते हैं कि अगर किसी के बॉडी में ट्रू की या स्पिरिचुअल पावर कम हो जाए तो ये पिल तुरंत ही उस कमी को पूरा कर देगा, जो जनरली बैटल के टाइम अक्सर लोगों को ये सिचुएशन फेस करना पड़ता है अगर फाइट इंटेंस हो रहा हो तो, वरना नॉर्मल फाइट्स में इस पिल का कोई ज़रूरत नहीं। इधर येचेन के तो आंखों में चमक ही आ गया है इस पिल को देखकर, क्योंकि पिल अक्सर आपके कल्टीवेशन स्पीड को कई गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा देता है और कई बार कई प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर देता है। यही रीज़न है कि येचेन इस वक्त इस पिल के तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। फिर येचेन पूछता है कि ये किस तरह का पैटर्न बना हुआ है पिल पर, तो जूफू बताते हैं कि ये एक लो लेवल का स्पिरिट पिल है। पैटर्न्स हमेशा पिल के लेवल को बताता है। तो येचेन शॉक होकर पूछता है कि क्या इन लोगों का भी लेवल्स होता है, तो जूफू बोलते हैं कि ऑफ कोर्स, दो पैटर्न का मतलब है कि ये सेकंड लेवल का स्पिरिट पिल है और जितना ज़्यादा पैटर्न्स होगा उतना ज़्यादा हायर लेवल का पिल होगा। और इसी के साथ येचेन को वो पिल दे देते हैं, जैसे येचेन बहुत अच्छे से चेक करने लग जाता है। तो येचेन पूछता है कि आज तक आपने कितने पैटर्न्स का हाईएस्ट स्पिरिट पिल रिफाइन किया है, तो जूफू बताते हैं कि हम अकेले ही रिफाइन करते हैं, इसलिए आज तक हम सिर्फ 4 पैटर्न्स का ही हाईएस्ट पिल रिफाइन किए हैं। वैसे एक बार हम ओल्ड मैन डैन चैन के साथ काम कर रहे थे, तब 5 पैटर्न का पिल रिफाइन किए थे। फिर येचेन पूछता है कि क्या आपने कभी टियान जी डैन के बारे में सुना है। एक्चुअली कुछ दिन पहले हम नेदर ब्लैक मार्केट गए थे, तब मैंने इस पिल के बारे में कुछ लोगों के मुंह से सुना था। तो जूफू बोलते हैं कि जहाँ तक मैं जानता हूँ, टियान जी डैन अब तक का हाईएस्ट लेवल का स्पिरिट पिल है और अगर इसे ग्रेड्स में डिवाइड करूँ तो इसमें 6 पैटर्न्स हैं। तो येचेन पूछता है कि क्या टियान जी डैन को रिफाइन करना बहुत मुश्किल है, और एल्डर डैन चेन तो बहुत पावरफुल है, पर क्या वो भी इसे रिफाइन नहीं कर सकते, और क्या इसका कोई रिप्लेसमेंट पिल नहीं है जो ठीक इसके ही जैसा काम करता हो। एक्चुअली येचेन यहाँ दुनिया भर का सवाल एक ही बार में पूछ लिया है, जल्दी इसका सजा भी इसको मिलने वाला है। इधर जूफू बोलते हैं कि ऐसा कोई पिल रेसिपी नहीं है जो टियान जी डैन पिल को बना सके, यहाँ तक कि एल्डर डैन चेन भी इस पिल को रिफाइन करना नहीं जानते, और अगर ऐसा कोई पिल है भी तो भी मुझे लगता है जितना स्पिरिचुअल ग्रास का ज़रूरत पड़ता है हेवनली पिल बनाने में, उतना स्पिरिचुअल ग्रास भी काफ़ी नहीं है इस टियान जी डैन पिल को बनाने के लिए। फिर जैसे ही येचेन कुछ बोलने वाला था, तभी अचानक से जूफू अपना पावर से उसका पिछवाड़ा लाल कर देते हैं और फिर उसके मुंह पे ही जुआन पिल का प्रिस्क्रिप्शन दे मारते हैं और बोलते हैं कि इसे अच्छे से समझो और मुझे एक अच्छा अल्केमी दो। अगर तुम अपना आलसपन दिखाया तो तुझे मार के लाल पीला नीला हरा कर देंगे। लोल। फिर येचेन उस प्रिस्क्रिप्शन को खोल के देखने लगता है और बोलता है कि कितना डिफ़िकल्ट है। इसी के साथ वहाँ बैठकर उस प्रिस्क्रिप्शन को समझने की कोशिश करने लगता है। इधर जूफू तब तक लंबे लंबे खराटे लेने लग गए थे। इधर येचेन मन में सोचता है कि एल्केमी स्पिरिट जेड लिक्विड को रिफाइन करने से कई गुना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसमें एक छोटी सी गलती भी आपके पूरे मेहनत बर्बाद कर सकती है। फिर कुछ टाइम बीतने के बाद येचेन इसे कम्प्लीटली समझ लेता है और फिर फर्नेस के पास आकर बैठ जाता है और अपना फायर को बाहर निकाल कर बोलता है कि रियल फायर, प्लीज़ तुम ऑनेस्ट रहना और दूसरे फायर को मत निगलना, और इसी के साथ उसे फर्नेस के अंदर डाल देता है और पिल को रिफाइन करना शुरू कर देता है। और कुछ टाइम के बाद पिल शेप भी लेने लगता है, पर येचेन को इसे रिफाइन करने में बहुत परेशानी हो रहा है। उसके सिर से पसीना पानी की तरह चू रहा है।
पर वही होता है जो हमने सोचा नहीं था। ये चेन का पिल फट जाता है और इसका रिफाइनिंग फेल हो जाता है। फिर बोलता है कि इसे रिफाइन करना बहुत मुश्किल है, पर हार नहीं मानता और अपने फायर को निकालते हुए दोबारा से रिफाइन करने लग जाता है। इधर इस धमाके से जुफ्फू का नींद टूट जाता है और वो ये सब होते हुए देखने लगते हैं। फिर ये चेन से बोलते हैं कि एल्केमी बिल्कुल कल्टीवेशन की तरह है और ये तुम्हारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर तुम्हारा दिल शांत नहीं है और तुम्हारे मन में डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स आ रहे हैं तो ये एक एल्केमिस्ट के लिए बहुत बड़ा मुसीबत है। ये सुनकर ये चंद बोलता है कि अच्छा, हम समझ गए, तो पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो जुफू बोलते हैं कि बच्चे, मैंने 1 साल में 93 बाई लिंग काउ का यूज़ किया था जुआन पिल को रिफ़ाइन करने के लिए। तुम अभी कहाँ ही हो। गाइस, बाई लिंग काउ शायद हर्ब का नाम है, यहाँ बताया नहीं गया है, पर किसी चीज़ को रिफ़ाइन करने के लिए एक हर्ब का ही ज़रूरत पड़ता है, तो शायद से ये वही है। चलिए आगे देखते हैं। इधर ये चंद बोलता है कि मुझे अपने फायर पर पूरा भरोसा है और पूरा कोशिश करने लगता है रिफ़ाइन करने की। फिर सीन शिफ्ट होता है। इनर गेट यूनफेंग को दिखाया जाता है, जहां कन्नौट एक जगह पर बैठी हुई थी और लिंगर चोरी चुपके से उसके पीछे से होते हुए उसके पास जा रही थी और उसके कंधे पर हाथ रख कर उससे धप्पा दे देती है और बोलती है कि पहचान कौन। जिसे देखकर कन्नौट बोलती है कि लिंगर, तुम फिर से इतना जल्दी बाहर आ गई, तुम इतनी लेजी क्यों हो। तो लिंगर बोलती है कि मैंने सुना है कि आपने आउटर डोर से किसी को अपना स्टूडेंट बनाया है, चलो बाहर निकालो उसे, मुझे भी देखना है कि ये किस तरह का टैलेंट है जो तुम्हारी आंखों में बस गया। वो लड़का अभी बाहर ही है, वो बहुत सोच समझ कर काम करता है। वैसे मैंने उसे एक टेस्ट दिया है इनर गेट में इंटर करने के लिए, और अगर वो पास नहीं कर पाया तो फिर हमारे बीच कभी बात नहीं होगा। तो लिंगर पूछती है कि क्या वो हैंडसम है। तो कन्नौट बोलती है कि तुम चुपचाप से रिट्रीट में जाओ और दोबारा से कल्टीवेट करो। इस बार मुझसे मिलने के लिए तुम बाहर भाग आई तो बिना पीटे नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। पर लिंगर मस्ती करते हुए लगातार उससे यही सवाल पूछे जा रही थी और एट द एंड, जैसा हर छोटे के साथ होता है, चाहे भाई हो या बहन, उनका धुलाई हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और पिल को दिखाया जाता है जो फर्नेस से बाहर आ जाता है और ये देखकर जुफू मानो शौक से मर ही जाएंगे, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि ये चैन ने सक्सेसफुली पिल रिफाइन कर लिया। इधर ये चैन खुश होते हुए बड़े एटीट्यूड के साथ पिल को पकड़े हुए है, पर जुफू का हैरानी तो मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और मन ही मन सोच रहे हैं कि इसके सिर्फ कुछ ही स्पिरिट ग्रास लिया इस पिल को रिफाइन करने के लिए, ऐसा कैसे। यहाँ तक कि ओल्ड मैन डैन चैन को भी एल्केमी के कॉपीज़ को यूज़ करना पड़ा था फर्स्ट टाइम इस पिल को रिफाइन करने के लिए, और अपने पावर से ये चैन के पूरे बॉडी को स्कैन करने लग जाते हैं तो पता चलता है कि ये चैन पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है, क्योंकि इसके लिए ये फर्स्ट टाइम था। इधर ये चैन सोच रहा था कि एल्केमी सच में एक फिजिकल वर्क है, क्योंकि अगर आपका फिजिकल एबिलिटी कमज़ोर हुआ तो आप रिफाइनमेंट के दौरान इसके प्रेशर को नहीं हैंडल कर पाइएगा। फिर जुफू से पूछता है कि कैसा बना है पिल। तो जुफू बोलते हैं कि तुम मुश्किल से ही टेस्ट में पास हुए हो और इसका क्वालिटी भी बहुत अजीब है, इसे क्वालिफाई होने में टाइम लगेगा। तो ये चैन बोलता है कि हम समझ सकते हैं। इसी के साथ जुफू इस पिल को उसके तरफ फेंक देते हैं और बोलते हैं कि ये तुमने पहली बार बनाया है, इसलिए तुम ही इसे खाओगे। पिल पाकर तो ये चैन बहुत खुश हो जाता है। फिर जुफू वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि फर्नेस को पूरे अच्छे से साफ़ कर दो और जाकर आराम करो, कल से कंटिन्यू करना। तो ये चैन भी खुशी से ओके, आप फिक्र मत कीजिए, काम हो जाएगा, बोलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और रात का समय दिखाया जाता है, जब एक लड़की चलते हुए आ रही थी जो बोलती है कि काफ़ी लंबे समय हो गया रिट्रीट में रहते हुए, पर तब भी हम ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए। ट्रू यांग रेल्म सच में एक हेडेक है। तभी वो देखती है कि फर्नेस बहुत हिल रहा है, तो वो शॉक हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि कौन है वहाँ, बाहर आओ। तब कोई फर्नेस का ढक्कन खोलकर बाहर देखने लगता है। ये कोई और नहीं बल्कि ये चन ही था, जिसे देखकर वो लड़की पूछती है कि कौन हो तुम,
और तुम एल्केमी फर्नेस के अंदर क्या कर रहे हो। ये सब सुनकर ये चन बहुत शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुमने एक ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए, मैं अब पहले किसका जवाब दूं। तो वो लड़की बोलती है कि मजाक मत करो और सीरियसली जवाब दो एक एक करके। तो वो बोलता है कि वो एल्डर जू की तरफ से है। तो वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है कि अगले सवाल का जवाब दो। तो ये चंद फिर से बोलता है कि मैं एल्डर जू की तरफ से हूँ और मैं बस साफ सफाई कर रहा था। वैसे हम 3 सवालों का जवाब दे दिए सही सही, तो अब और नहीं देंगे। तो वो लड़की बहुत एटीट्यूड से बोलती है कि लिंक्डइन पवेलियन में कोई भी चीज़ को हाथ मत लगाना और यहाँ पर ना किसी से फाइट करना और ना ही हल्ला गुल्ला करना। तो ये चंद उसके एटीट्यूड को देखकर पूछता है कि इतना एविल बिहेवियर क्यों, मैंने क्या तुमसे पैसे उधार लिए हैं। और इसी के साथ वो फर्नेस के बाहर कूद जाता है और फर्नेस के बाहरी हिस्सा को दोबारा से साफ करने लग जाता है और साथ ही गाना भी गाने लगता है, मैं क्लीन करूँगा, मैं क्लीन करूँगा, मैं इधर करूँगा, मैं उधर भी करूँगा, मैं नीचे करूँगा, मैं ऊपर भी करूँगा। पर तभी कुछ डस्ट हटाने के बाद उसे कुछ लेटर्स दिखने लग गए जो अचानक से चमकने लगते हैं, जिसे देखकर तो वो शॉक हो जाता है। और जैसे जैसे और भी डस्ट को हटाते जाता है वैसे वैसे और भी बहुत सारे लेटर्स सामने आने लगते हैं। पर तभी अचानक से वो सारे लेटर्स फर्नेस से निकल कर ये चैन को चारों तरफ से घेर लेता है और देखते ही देखते सारे लेटर्स उसके सिर के अंदर चले जाते हैं, जिससे ये चैन जमीन में गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर जब उसका आँख खुलता है तो देखता है कि मानो उसका आत्मा उसका शरीर ही छोड़ दिया हो। तो क्या ये चैन मर गया? पता नहीं, क्योंकि जब वो अपने सामने देखता है तो वो कोई और ही दुनिया में था, जो बड़े बड़े चट्टानों और लावा से भरा हुआ था। पर तभी उसके सामने से एक एंशियंट बारबेरियन चलता हुआ आने लगता है, जिसका साइज इतना ज़्यादा था कि ये चंद लिटरली उसके पैर के जितना भी नहीं था। और जब ऊपर उसके पूरे साइज को देखता है तो वो डर ही जाता है। पर तभी बारबेरियन अचानक से अपना पावर रिलीज करने लगता है, जिसके अंदर से एक ब्लू ड्रैगन निकलने लगता है। देखने में काफ़ी छोटा सा लग रहा है पर ऐसा है नहीं, क्योंकि देखते देखते साइज में बहुत बड़ा बन जाता है, जिसका नाम है कैंग लॉन्ग। जिसे देखकर ये चंद बहुत शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये तो एक मिस्टीरियस और सीक्रेट टेक्निक है। इसी के साथ उसका आँख खुल जाता है और हमें पता चल जाता है कि ये मरा नहीं था। बेसिकली ये अपने कॉन्शियस माइंड में एक दूसरे दुनिया में पहुंच गया था, जहां एक मूवी की तरह पास्ट का कोई हिस्सा दिखाया जा रहा था, जहां एक बारबेरियन के पास ये टेक्निक था जिससे एक ड्रैगन समन हो सकता है, जिसका नाम है कैंग लॉन्ग। बट ये दूसरे ड्रैगन्स की तरह नॉर्मल ड्रैगन नहीं है, ये बहुत स्पेशल है। अब कितना पावरफुल है, ये किस तरह का पावर होल्ड करता है, ये तो आगे ही पता चलेगा। फिर ये चैन कैंग लॉन्ग को याद करने लगता है और जब फर्नेस को देखता है तो पाता है कि वहाँ कोई भी लेटर्स अब मौजूद नहीं है, वो सभी गायब हो चुके हैं। और बोलने लगता है कि देखकर ऐसा लगता है कि ये ड्रैगन सीक्रेट टेक्निक बहुत लंबे समय से इस फर्नेस में छुपा हुआ था। पता नहीं जूफू इसके बारे में जानते हैं कि नहीं। फिर अपने हाथ में फायर को निकाल कर सोचता है कि लगता है ये 6 ड्रैगन सिर्फ तभी दिखेंगे जब इन लोगों का एक रियल फायर से सामना होगा, मानो अर्थ फायर्स में इन्हें सामने लाने का क्वालिफिकेशंस ही ना हो। इसलिए अगर जूफू को इसके बारे में नहीं पता तो समझ सकते हैं। गाइज यहाँ बता दूँ, मुझे सच में नहीं पता कि ये एक ड्रैगन है या 6, क्योंकि इमेज में एक दिख रहा है और बोल 6 रहा है। तो जब तक यूज़ नहीं करेगा इसे सही से तब तक पता नहीं चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी के साथ रात हो जाता है, जहाँ येचन बैठ के उस टेक्निक को समझने की कोशिश कर रहा है और मन में सोच रहा है कि वो बारबेरियन ज़रूर एंशिएंट बारबेरियन होगा। वैसे बारबेरियंस बहुत पावरफुल और नेचर में बहुत घमंडी होते हैं। पता नहीं मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ उस स्टैंडर्ड को मैच कर पाएगा कि नहीं, जहाँ हम कैंग लॉन्ग को कास्ट कर सके। चलो ट्राई करते हैं। पर जैसे ही कास्ट करने जा रहा था तो देखता है कि उसके मसल्स पर बहुत जोर पड़ रहा है। इसका मतलब है कि
इसका बॉडी अभी कम्प्लीटली कैपेबल नहीं है इस टेक्निक को फुल्ली यूज़ करने के लिए। फिर भी वो उसे कास्ट कर देता है और कैंग लॉन्ग बाहर आ जाता है, जो बहुत खतरनाक दिख रहा है, पर ये सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए बाहर आ पाता है और इसी के साथ ये चैन के मुंह से ब्लड निकल जाता है और अपने घुटने के बल ज़मीन में गिर जाता है, जहां उसको बिजली के झटके पड़ रहे थे क्योंकि वो ज़बरदस्ती उस टेक्निक को यूज़ किया जिसके लिए उसका बॉडी रेडी नहीं है। उसका पावर ख़त्म हो जाता है। फिर कुछ टाइम बीतने के बाद वो मुस्कुराते हुए खड़ा होता है और बोलता है कि हम अभी भी खुद को हर्ट कर सकते हैं। मेरे करंट फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ हम इस सुपर ड्रैगन सीक्रेट टेक्निक को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और जूफू को दिखाया जाता है जिसे मिलने येचन आया था, जिसे देखकर उसे अंदर बुलाने लगते हैं। फिर येचन बोलता है कि मैंने कल एक लिटिल सिस्टर को देखा। तो जूफू भी खुश होकर पूछते हैं कि क्या कल रात तुमने यूवर को देखा? तो येचन बोलता है कि वो बिल्कुल एक फेरी की तरह थी। तो जूफू बोलते हैं कि हाँ सही कहा, वो यूवर ही है। तो तुम्हें मेरी फैमिली की यूवर से मिलकर कैसा लगा? क्या तुम्हें वो सुंदर लगी? क्या तुम उसे पसंद करते हो? ये सब सुनकर तो येचन भी शॉक हो जाता है। तभी कोई जूफू को जोर से मास्टर कहकर पुकारता है, जिसकी वजह से जूफू अपने चेयर से ही गिर जाते हैं। वैसे उन्हें पुकारने वाली कोई और नहीं बल्कि यूवर ही है, जिसे देखकर जूफू घबरा जाते हैं और पूछते हैं कि तुम रिट्रीट से बाहर कब आई? तो यूवर अंदर आते हुए एटीट्यूड से बोलती है कि ये डिसाइपल कल्टीवेशन की तरफ डेडिकेटेड है और इसे किसी के लिए भी कोई अफेक्शन नहीं है, भले ही आप मेरे लिए मुझसे भी कोई अच्छा क्यों ना ढूंढ रहे हो। फिर येचन की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या है ये, सिर्फ एक ची कंडेंसेशन स्टेज? तो जूफू बोलते हैं कि क्या तुम एक डिसाइपल से शादी नहीं कर सकती? यूवर मेरी बात सुनो। तो यूवर अपना कान बंद करके नहीं सुन रही ये रिपीट करने लगती है और बोलती है कि ये डिसाइपल प्रैक्टिस करने जा रही है, बाय। तो ये चैन पूछता है कि क्या ये आपकी डिसाइपल है? पर इसका टेम्पर तो जूफू सैड होते हुए बोलते हैं कि आई नो, मुझे अब इसकी आदत हो गई है। वैसे एल्डर एल्केमी फर्नेस को नॉर्मली कौन साफ करता है? तो जूफू बताते हैं कि तुम्हारे अलावा हम और यूवर साफ करते हैं वीकडेज में। क्यों, क्या हुआ? तो येचन बोलता है कि क्या आप फर्नेस के अंदर के चीज़ के बारे में नहीं जानते? तो जूफू शॉक होकर पूछते हैं कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें बच्चे? तो येचन बोलता है कि कुछ नहीं कुछ नहीं, वो हम बस दाग धब्बों के बारे में बात कर रहे थे जो कि फर्नेस के कोने में लगा हुआ है। और सोचने लगता है एल्डर जू और यूवर दोनों फर्नेस में छुपे सीक्रेट ड्रैगन टेक्निक के बारे में नहीं जानते और ना ही ये जानते हैं कि ये टेक्निक सिर्फ रियल फायर के सामने ही खुद को शो करता है। शिट, मुझे एल्केमी सीखना ही होगा। फिर जूफू बोलते हैं कि बच्चे, तुम अपने वर्ड्स के वजह से कर्जदार हो। अगर तुम इसे अच्छे से साफ नहीं किए तो देखना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे को दिखाया जाता है, जहां पता चलता है कि येचन रात भर पिल रिफाइन करने का प्रैक्टिस कर रहा था, जिसके वजह से इस वक्त कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका है। इधर जूफू येचन को देखकर सोच रहे हैं कि ये बच्चा बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है। जब हम पहली बार प्रोफाउंड पिल को रिफाइन कर रहे थे तब 93 स्पिरिचुअल हर्ब्स को यूज़ किए थे और जब सेकेंड टाइम रिफाइन कर रहे थे तब इससे भी ज़्यादा यूज़ किए थे। पर ये बच्चा ये तो सिर्फ कुछ ही स्पिरिचुअल हर्ब्स को यूज़ करके एक पिल को रिफाइन कर ले रहा है। इसका टैलेंट तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है एल्केमी में। ओल्ड मैन डैनचन, तुम फ्यूचर में बहुत शॉक होने वाले हो। फिर येचन से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपने सोल पावर में कोई चेंजेस फील हो रहा है? तो येचन बोलता है कि हाँ, मेरा सोल पावर थोड़ा थोड़ा करके पावरफुल होता जा रहा है जैसे जैसे हम एल्केमी प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, और साथ ही मेरा मूड भी काफ़ी अच्छा होता जा रहा है। ये सुनकर जूफू बोलते हैं कि लगता है तुम स्टूपिड नहीं हो, और इसी के साथ एक सोल पावर का प्रिस्क्रिप्शन और एक टोकन उसके तरफ फेंक देते हैं जो सीधा उसके मुंह पर ही जाकर लगता है, बेचारा। फिर वहां से जाते हुए बोलते हैं कि एल्केमिस्ट के लिए एल्केमी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे सीरियसली लेना, और जो भी स्पिरिचुअल ग्रास मिसिंग है उन सब को मेरे टोकन का यूज़ करके स्पिरिचुअल ग्रास गार्डन से जाकर ले लेना। तो येचन बड़ा एक्साइटेड होकर पूछता है कि क्या सच में ऐसा कोई जगह है?
लगता है कि हाँ है, तो स्पिरिट ग्रास गार्डन में आ रहा हूँ। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और स्पिरिचुअल ग्रास गार्डन को दिखाया जाता है, जहाँ ये चंद दो लोगों से बोलता है कि मुझे एल्डर जू ने भेजा है, और फिर उन्हें कुछ पैसे दे देता है, जिसे लेकर वो लड़का बहुत खुश हो जाता है और पैसे गिनते हुए बोलता है कि आप अंदर चले जाइए और जो भी लेना है आप ले लीजिए। फिर ये चंद अंदर चला जाता है और जैसे ही अंदर का सीन देखता है तो मानो साक्षात थंडर गॉड उसके अंदर आ गए हों, जो उसके एक्साइटमेंट की वजह से एक्सप्लोड हो रहे हों। इतने सारे स्पिरिचुअल ग्रासेस को देखकर तो कहीं खुशी से मर ही ना जाए, पर तभी अचानक से उसका फायर बाहर निकल आता है और एक डायरेक्शन की तरफ भागने लग जाता है, जिसे देखकर येचन को याद आता है कि यहाँ पर कोई ट्रेजर है। पर उसका फायर एक बड़े से गड्ढे के नीचे चला जाता है, जिसे देखकर तो येचन बस घुटनों के बल बैठकर ही देख सकता था, क्योंकि वो गड्ढा एक माउंटेन के बीच एक क्रैक था जिसका गहराई दिख भी नहीं रहा था। तो वहाँ जाने का तो सोच भी नहीं सकता बेचारा, और वहीं अपने फायर का इंतज़ार करने लगता है। और काफ़ी टाइम बीतने के बाद भी उसका फायर बाहर नहीं आया, तो वो सोचने लगता है कि इसका गहराई कितना ज़्यादा है भला कि वो अब तक नहीं आया। पर तभी देखता है कि उसका फायर बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा है, मानो किसी से डर के भाग रहा हो, और जल्दी से आकर येचन के हाथ में चला जाता है, जिसे देखकर येचन बहुत शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम काँप क्यों रहे हो, ऐसा क्या है नीचे। और नीचे देखने लग जाता है, पर उसे कुछ नहीं दिखता। फिर अपने फायर से बात करने लगता है कि अगर तुम बोल पाते तो मैं और भी चीज़ें जान पाता, और ऊपर से ये इतना गहरा है कि हम नीचे भी नहीं जा सकते। चलो कोई बात नहीं, इसके बदले हम लोग और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रासेस ले लेते हैं ताकि इस लॉस को भर सके। फिर वहाँ से जाने लगता है। फिर उस क्रैक को दिखाया जाता है जहाँ से कोई एक मॉन्स्टर की तरह बड़ा सा आँख से ऊपर की तरफ देख रहा था, जिसके चारों ओर पर्पल थंडर्स निकल रहा था। पता नहीं क्या है ये। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और वापस से लिंक्डइन पवेलियन दिखाया जाता है, जहां वापस आने के बाद येचन एल्डर जूफू को ढूंढ रहा था, पर पता चलता है कि यहाँ कोई नहीं है। इस बात से तो येचन भी हैरान रह जाता है कि अचानक सब कहाँ चले गए, और सोचने लगता है कि अब हम स्पिरिचुअल नाइटिंग कैसे प्रैक्टिस करेंगे। किसी ने भी मुझे इसे प्रैक्टिस करना नहीं सिखाया है अब तक। पर फिर डिसाइड करता है कि खुद से ही एक बार ट्राई करेगा, इसलिए अपने फायर को बाहर निकाल लेता है और फर्नेस में डाल देता है, जहाँ एक पिल, फिर दूसरा पिल, फिर तीसरा और फिर चौथा, ऐसे ही 4 पिल एक एक करके डाल देता है। पर तभी नोटिस करता है कि कुछ गड़बड़ है, और तभी फर्नेस ब्लास्ट कर जाता है, जिसके प्रेशर से येचन पीछे फेंका जाता है। फिर उठते हुए सोचता है कि ये बहुत मुश्किल है, पर तभी पीछे से कोई आकर उससे बोलता है कि तुमने अभी क्या किया। तो दिखाया जाता है कि ये पूछने वाली यूवर है, जो अपने स्वॉर्ड के साथ खड़ी थी, मानो येचन का आज काम तमाम करने आई हो। फिर येचन बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया। तो यूवर बोलती है कि मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी ना कि तुम यहाँ कुछ भी गड़बड़ मत करना, पर तुम चीज़ खराब कर रहे हो यहाँ। तभी उसका नज़र जूफू के टोकन पर चला जाता है, जिसे जूफू ने येचन को दिया था स्पिरिचुअल ग्रासेस खरीदने के लिए। तो यूवर पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। तो येचन बताता है कि ये मुझे एल्डर जू ने दिया। पर यूवर गुस्से में अपने स्वॉर्ड को आगे कर देती है और बोलती है कि इसे मास्टर हमेशा अपने साथ कैरी करते हैं, यहाँ तक कि मुझे भी बहुत मुश्किल से देते हैं, और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे जैसे लड़के को उन्होंने दे दिया। तुम झूठे कहीं के। चलो जल्दी से अब बताओ, क्या तुमने इसे चुराया है। ये सुनकर तो बेचारा येचन डर ही जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं चुराया। तभी पीछे से कोई यूवर को पुकारता है। ये कोई और नहीं बल्कि एल्डर जूफू थे, जिसे यूवर बोलती है कि इसने आपका कमांड टोकन और स्पिरिचुअल कार्ड्स को चुराया है। तो जूफू बोलते हैं कि तुम शांत हो जाओ, येचन को ये सब मैंने ही दिया है। ये सुनकर तो बेचारी यूवर शॉक ही हो जाती है और बोलती है कि मास्टर आप इसे ऐसे ही ये सब नहीं दे सकते। तो जूफू बोलते हैं कि
पहली बात, ये नौकर नहीं है। दूसरी बात, मैंने ही इसे ये कमांड टोकन दी थी ताकि स्पिरिचुअल गार्डन जाकर सेक्रेड ग्रासेस ले सके, ताकि हमारी नाइटिंग प्रैक्टिस करने में मदद कर सके। ये सुनकर तो यूवर और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है और पूछती है कि क्या ये नाइटिंग मास्टर है? तो ये चैन उठते हुए बोलता है कि नाइटिंग मास्टर का ज़रूरत एल्डर जू को ही है, और उन्हें स्पिरिट ग्रासेस देने लगता है और बोलता है कि मास्टर, आप कब मुझे सिखाएंगे कि नाइटिंग कैसे प्रैक्टिस करते हैं? तो एल्डर जू उससे हाथ से वो स्पिरिट ग्रास ले लेते हैं और बोलते हैं कि इतनी जल्दी भी क्या है, पहले तुम्हें इसके लिए टेस्ट देना होगा, तभी हम तुम्हें सिखाएंगे। तो ये चंद थोड़ा शॉक हो जाता है और पूछता है, टेस्ट? तो जूफू बोलते हैं कि हाँ, पहले तुम्हें मेरे डिसाइपल को हराना पड़ेगा, मतलब यूवर को, जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। जिसे सुनकर तो येचन और यूवर दोनों शॉक हो जाते हैं और येचन पूछता है, क्या आप सच बोल रहे हैं? तो जूफू बोलते हैं कि हाँ, एक्चुअली मुझे तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता, इसलिए। तभी यूवर चुपके से जूफू से बोलती है कि मास्टर, मुझे लगता है ये फाइटिंग में ज़्यादा अच्छा नहीं है, ऊपर से इसका पावर लेवल भी मुझसे काफ़ी कम है। तो जूफू मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि यूवर, क्या तुम इसे अंडर एस्टिमेट करना बंद कर सकती हो? फिर येचन और यूवर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं लड़ने के लिए। तब येचन बोलता है कि सिस्टर, आप कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो। तो यूवर बोलती है कि अगर तुम मेरे 3 मूव्स को डिफेंड कर लिए तो मैं हार मान लूँगी, क्योंकि मेरे पास तुमसे ज़्यादा पावर है। इसी के साथ इन दोनों का फाइट शुरू हो जाता है, जहाँ यूवर पहला स्ट्राइक करते हुए एक सीक्रेट अटैक लॉन्च करती है जिसका नाम है फेंग हुआ जू, जिससे बहुत सारे हेवी एंड शार्प शॉकवेव्स क्रिएट होने लगते हैं जो ये चैन पर स्ट्राइक कर देते हैं। पर ये चैन भी अपना स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उससे एक पावरफुल स्ट्राइक कर देता है ताकि उन शॉक वेव्स को डिफेंड कर सके। पर ये चैन इस सीक्रेट टेक्निक के पावर को फील करके थोड़ा शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये सीक्रेट टेक्निक सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इधर जूफू भी सोचते हैं कि ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है कि यूवर इस सीक्रेट टेक्निक का यूज़ कर सकती है। पर येचन बोलता है कि अगर आप ये सोचती हैं कि इस टेक्निक का यूज़ करके मुझे हरा सकती हैं, तब आप सच में मुझे बहुत कम समझ रही हैं। और इसी के साथ येचन जंप करता है और बोलता है कि सिस्टर, अब मेरी बारी, और अपने स्वॉर्ड से एक पावरफुल अटैक करते हुए यूवर की तरफ बढ़ने लगता है। इधर यूवर का शॉक वेव्स भी इससे लगातार टकराए जा रहा था, पर फिर भी ये चैन को कुछ खास डैमेज नहीं दे पा रहा था, जिसे देखकर तो यूवर बहुत शॉक हो जाती है और बोलती है कि कितना मिस्टीरियस बॉडी है, और पीछे हट के एक लेज़र अटैक कर देती है और बोलती है कि दूर हटो, जो सीधा ये चैन के स्वॉर्ड से जा टकराता है। पर ये चैन एक सरप्राइज अटैक करते हुए तुरंत ही अपना थंडर पाम से अटैक कर देता है, जिसे देखकर यूवर भी बहुत शॉक हो जाती है और बोलती है कि कितना स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है, और वो भी एक पाम अटैक को लॉन्च करते हुए ये चैन के थंडर पाम पे दे मारती है, जिससे ये दोनों का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और दोनों थोड़ा पीछे फेंका जाते हैं। पर यूवर ये देखकर दोबारा शॉक हो जाती है कि ये चैन अभी भी बिना रुके फिर से अटैक करने के लिए यूवर की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर यूवर उसे पागल बुलाती है और एक अटैक लॉन्च कर देती है जिसका नाम है लिंग साओ पॉइंटेड, जिसे डिफेंड करते हुए ये चैन भी वन यांग फिंगर टेक्निक का यूज़ करते हुए उस पर अटैक कर देता है, जिससे इन दोनों का अटैक आपस में टकराने लगता है, जिसे देखकर जूफू सोचते हैं कि ये दोनों यंग और जिद्दी दोनों हैं, और सबसे अच्छा बात है कि दोनों एक दूसरे से फ्रस्ट्रेटेड है। इसी के साथ ये चैन और यूवर का अटैक फिर से डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर ये चैन अपना स्पीड का यूज़ करते हुए अचानक से यूवर के पास आ जाता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि अब क्लोज फाइट की बारी। और इसी के साथ ये दोनों एक दूसरे पर कई सारे पंचेस से अटैक करने लगते हैं, पर कोई भी किसी को चोट नहीं पहुंचा पाता। पर तभी ये चैन को एक ओपनिंग मिल जाता है, जिसे देखकर खुश हो जाता है और अपने स्पीड का यूज़ करके अचानक ही यूवर के ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर तो यूवर और एल्डर जू दोनों शॉक हो जाते हैं। गाइस, एल्डर जू और जूफू दोनों एक ही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर जुफू सोचते हैं कि बच्चे, हम तुम्हें सच में अंडर एस्टिमेट किए, क्योंकि टियान येंग पीक के डिसाइपल के अलावा तुम पहली बार यूवर को किसी के सामने एम्बेरस होते हुए देख रहे हैं। ऊपर से तुम हाफ से भी ज़्यादा रेन यांग पीक और डी यांग पीक के ट्रू डिसाइपल्स को हरा दिया, वो भी बिना डाओ किंग के। तुम सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। इसी के साथ ये चेन यूवर के चेहरे को दोनों हाथ से पकड़ लेता है और बोलता है, पहचान कौन? और इसी के साथ स्टाइल से उसके ऊपर से रोल होते हुए उठा कर फेंक देता है और साथ ही अपने ट्रू फायर से भी उस पर अटैक कर देता है, जो उसे डायरेक्टली हिट कर जाता है। ये सब खुद के साथ होता देख यूवर को तो समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हो गया, और खुद से बोलने लगती है कि ये कितना एम्बैरेसिंग है और ये सीक्रेट क्लोज कॉम्बैट टेक्निक भी कितना डोमिनेटिंग है। और इसी के साथ अपना सबसे डेडली सीक्रेट टेक्निक को रिलीज़ कर देती है, जिसका नाम है बिहाई लिंग क्वान, जो कि एक वाटर टाइप टेक्निक है, जिसे अपने तरफ आता देख ये चैन भी अपना ट्रू फायर को रिलीज़ कर देता है। और जब ये दोनों अटैक्स आपस में टकराते हैं तो ये चैन पर यूवर का अटैक भारी पड़ जाता है, जो ये चैन को अपने वाटर फ्लो में फंसाते हुए एक चट्टान पर पटक देता है। ये देखकर यूवर बोलती है कि ये चैन, तुमने मुझे इस सीक्रेट टेक्निक का यूज़ करने के लिए फोर्स कर दिया, तुम्हें तो इसके लिए खुद पर प्राउड फील करना चाहिए। पर तभी ये चैन यूवर को सरप्राइज़ देते हुए उसके वाटर अटैक को चीरते हुए उसके सामने आ जाता है और सीधा अपने स्वॉर्ड को उसके गले पर लगा देता है, जिसे देखकर यूवर एक्सट्रीमली शॉक हो जाती है और बोलती है, इट्स इम्पॉसिबल। इधर ये चैन बोलता है, सिस्टर आप हार गई, और अपने स्वॉर्ड को नीचे ज़मीन में गाड़ते हुए बैठ जाता है और हाँफते हुए बोलता है कि एल्डर जू की स्टूडेंट को काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग मिली है। अगर मेरे पास ट्रू फायर नहीं होता तो हम पक्का हार जाते। गाइस, यहाँ बता दूँ, यूवर कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ 3 अटैक्स का शर्त लगाई थी, वरना अगर फुल्ली बैटल होता तो ये चैन अब तक बिना हवा के बैलून्स की तरह पचक चुका होता। इधर जूफू भी बहुत शॉक हो जाते हैं ये चैन का इस तरह का परफॉर्मेंस को देखकर, और उसकी तारीफ करते हुए बोलते हैं कि बहुत अच्छे बच्चे, तुमने तो सच में इस ओल्ड मैन को हैरान कर दिया। फिर यूवर को देखते हुए बोलते हैं कि तुम्हें ये जानने की ज़रूरत है कि हर चीज़ के 2 साइड्स होते हैं, एक जो दिख रहा है और एक जो नहीं दिख रहा। मतलब कि एक इंसान के अंदर भी एक और इंसान होता है, वैसे ही जैसे एक आसमान के अंदर भी एक और आसमान होता है। तुम आज हार चुकी हो, इसलिए वापस जाओ और इन सभी चीज़ों के बारे में सोचो। तो यूवर बोलती है कि मास्टर, ये डिसाइपल सीख गई, चलिए नीचे चलते हैं। और जाते हुए सोचने लगती है कि भले ही ये सिर्फ 3 मूव्स थे, पर ये तीनों सीक्रेट टेक्निक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। हम अपने कल्टीवेशन बेस का यूज़ करके भी एक ची कंडेंसेशन स्टेज के हाथों हार गए। अगर ये मेरे लेवल पर हो तो हम इससे कभी नहीं जीत सकते। इस वक्त हम इसके जैसा एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं है। इधर ये चेन जूफू से बोलता है कि मास्टर, अब आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। ये सुनकर जूफू हंसने लग जाते हैं। इधर यूवर इन दोनों को देखकर सोचती है कि शायद हम ही ज़्यादा एरोगेंट हो रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और एल्केमी हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ जूफू ये चेन को पिल रिफाइन करके दिखा रहे थे ताकि ये चेन इसे प्रैक्टिस कर सके। और कुछ टाइम बाद एक पिल रिफाइन भी हो जाता है, जिसे देखकर ये चेन बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उस पिल को लेने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर तभी जूफू उसके हाथ को हटाते हुए बोलते हैं कि अब खुद से प्रैक्टिस करो, और ये मुंह क्यों सड़ा हुआ है तुम्हारा, इस प्रोसेस को देखकर सीखा जा सकता है। तो ये चन बोलता है, ये पिल हु जुआन पिल को भी रिफाइन करने से ज़्यादा हार्ड है, पर कोई नहीं, प्रैक्टिस करते हैं। और इसी के साथ अपने ट्रू फायर को समन कर लेता है और फर्नेस में डालकर रिफ़ाइन करना शुरू कर देता है। पर हर बार उसका रिफ़ाइनिंग फेल हो जा रहा था, जिसके वजह से फ्रस्ट्रेट होने लगता है और एक आखिरी बार ट्राई करता है, और इस बार उसे लग रहा था कि काम बन जाएगा, पर अचानक से फर्नेस ब्लास्ट हो जाता है, मतलब दोबारा से फेल हो जाता है। पर तभी पीछे से यूवर आ जाती है, जो बोलती है कि जल्दबाजी करने से काम नहीं बनेगा,
थोड़ी देर ब्रेक ले लो। तो ये चेन भी मान जाता है और बोलता है ये एल्केमी बहुत डिफ़िकल्ट है। और इसी के साथ दोनों बालकनी में आ जाते हैं, जहाँ यूवर बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम अभी भी इनर डिसाइपल हो। तो ये चेन बोलता है बिल्कुल भी नहीं। उस दिन तीनों मेन पीक्स के मास्टर वहीं थे, पर किसी ने भी मुझे अपना डिसाइपल नहीं बनाया। हम सिर्फ एक आउटर डिसाइपल ही बन सकते हैं। तो यूवर बोलती है अब उन्हें इसका रिग्रेट हो रहा होगा। तो ये चेन बोलता है पता नहीं, पर मुझे रिग्रेट नहीं होता अब, क्योंकि इन कुछ दिनों में हम चीट किए गए हैं इन मास्टर्स के द्वारा। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा मुझे मारने के लिए। तो यूवर बोलती है तुम्हारे स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग तुम आराम से इनर डोर में अब शामिल हो जाओगे। तुम्हारा स्ट्रेंथ ऑलरेडी आउटर डोर में टॉप 10 में होगा। ये सुनकर येचन पूछता है कि ये टॉप 10 डिसाइपल्स कौन कौन है। तो यूवर एक एक करके सबका नाम बताने लगती है, जिसमें से वो खुद एक है। फिर तीनों मेन पीक्स में से एक एक डिसाइपल है। देन डिसिप्लिन हॉल का डिसाइपल, फिर स्पिरिट गार्डन का एक डिसाइपल, फिर लॉ एनफोर्समेंट हॉल का एक डिसाइपल है। ऐसे ही कर कर के बाकी भी डिसाइपल का नाम बता देती है और बोलती है जब तक तुम इन लोगों से दूर रहोगे आउटर डोर कंपटीशन में, तब तक तुम ठीक रहोगे, पर अगर मिले तो तुम अनलकी होगे। पर वो देखती है कि येचन उसे देखकर हंस रहा था, तो पूछती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो येचन बोलता है कि आप बहुत खूबसूरत दिखती हो जब आपका टेम्पर लूज ना हो रहा हो, और बिल्कुल एक लड़की की तरह दिखती हो। ये सुनकर यूवर एक उल्टा हाथ का थप्पड़ जड़ देती है उसके गाल पर और बोलती है कि चुपचाप से जाकर एल्केमी की प्रैक्टिस करो। फिर सीन शिफ्ट होता है और जूफू को दिखाया जाता है, जो यूवर को एक बॉक्स देते हुए बोलते हैं कि ये तुम्हें धूप से बचने में हेल्प करेगा। जिसे देखकर यूवर का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, जिसे लेते हुए उन्हें थैंक्स मास्टर कहती है। शायद ये ब्यूटी कॉस्मेटिक है। फिर जूफू पूछते हैं कि जो तुम येचेन के बारे में क्या सोचती हो। तो यूवर बोलती है कि उसको लेकर मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड हूँ। तो जुफू हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं उस तरीके से नहीं पूछ रहा। तो यूवर उनका मतलब समझ जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि आप चुप हो जाइए, फालतू बकवास करना बंद कीजिए। गाइस, इनका मतलब शादी से है। तभी उन्हें कोई आवाज़ सुनाई देता है, जिसे सुनकर वो दोनों येचेन के पास आ जाते हैं। तो देखते हैं कि येचेन पागलों की तरह हंसे जा रहा है और बोल रहा है कि आखिरकार हम इसे बना ही लिए। और जब जूफू ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि येचेन के हाथ में एक पिल है, जिसे देखकर तो उनको 440 वोल्ट का करंट लग गया और सोचते हैं कि इसने सिर्फ 50 से ज़्यादा ही स्पिरिट ग्रासेस का यूज़ करके एक सोल पिल को रिफाइन कर लिया। ये इंसान है या मॉन्स्टर, इसका टैलेंट तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इधर येचन खुशी से अपने पिल को निहारे जा रहा है और इसी के साथ वो उसे खा लेता है और कल्टीवेट करने बैठ जाता है और सोचता है कि ये सोल पिल तो सच में बहुत काम का है, इसका इफ़ेक्ट तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये देखकर जूफू काफ़ी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये ची कंडेंसेशन स्टेज के 9th लेवल में ब्रेक थ्रू करने वाला है, पर क्या इसे ब्रेक थ्रू करने के लिए इतना मैसिव ऑरा का ज़रूरत है। और उसके डांटियान को देखकर बोलते हैं कि इसका डांटियान दूसरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ा है, शायद इसलिए इसका डांटियान का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से इसका पावर दूसरों से कई गुना ज़्यादा है। ये सुनकर यूवर भी बोलती है कि इसमें कोई शक नहीं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और ब्लड थर्स्टी पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ का मास्टर अपने सबऑर्डिनेट से पूछ रहा है कि हेवनली इमॉर्टल पिल का दूसरा हिस्सा का कोई न्यूज़ मिला। तो जवाब में उसे ना सुनने को मिलता है, जिस वजह से वो गुस्सा हो जाता है और अपना पावर से एक सबऑर्डिनेट को जान से मार देता है और बोलता है कि तुम सब सिर्फ वेस्ट हो, जाकर दोबारा से चेक करो, हर जगह ढूंढो, अगर अब भी तुम लोग नहीं ढूंढ पाए तो मरने के लिए रेडी रहना। फिर सीन शिफ्ट होता है और 10 दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ ये चंद दोबारा हैंग्यू सेक्ट में एंटर कर रहा है, जिसे देखकर सभी डिसाइपल्स बहुत शॉक हो जाते हैं और उस दिन के इंसिडेंट के बारे में बातें करने लग जाते हैं, जिस दिन येचन एक एक करके आधे से ज़्यादा रेन यांग पीक और डी यांग पीक के ट्रू डिसाइपल्स को
तब तक मारा था जब तक कि वो लोग डिसेबल्ड नहीं हो गए, मतलब कि लूल्हे और लंगड़े। पर इन सभी को भाव न देते हुए ये चैन चुपचाप से वहाँ से जाने लगता है। पर तभी उनमें से एक लड़का अचानक ही ये चैन को रोक कर उससे पूछने लगता है कि क्या तुम ही ये चैन हो। तो ये चैन भी उसकी तरफ देखता है, जिसे ट्रू सन रेल्म के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है, और उससे पूछता है कि ब्रदर क्या बात है। तो वो लड़का खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए अपना नाम की यांग बताता है, एक इनर डोर डिसाइपल, जो रेन यांग पीक के डिसाइपल की हाउ का कज़न है। तो ये चैन पूछता है, ओह, तो ब्रदर की इनर डोर से काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आए हैं यहाँ, तो क्या आप इस हालत में मेरे साथ अकाउंट सेटल करने के लिए मुझे ढूंढ रहे हैं। तो की यांग बोलता है कि तुम्हें अब अपनी पूरी लाइफ तक हैंग्यू सेक्ट में ही रहना चाहिए, वरना अगर तुम बाहर निकले तो की फैमिली तुम्हें बताएगी कि कुछ लोग हैं जिन्हें तुम्हें प्रोवोक नहीं करना चाहिए। इधर ये सब सुनने की जगह ये चन उसके मुंह से आ रही बात से परेशान हो जाता है और बोलता है, तुम्हारे मुंह से बहुत बदबू आ रहा है, ऊपर से तुम्हारे दांत में किसी का जड़ लगा हुआ है जो वेजिटेबल्स नहीं है, पहले जाकर अपना दांत साफ करो। ये सुनकर की यांग हंसने लग जाता है और बोलता है कि तुम बहुत चीप हो लड़के, और तुम्हारा मुंह भी, बट स्टिल मुझे तुम पसंद आए, अब तुम्हारे साथ खेलने में मज़ा आएगा। तो ये चन बोलता है, ब्रदर प्लीज़ थोड़ा धीरे धीरे बोलो, तुम्हारा मुंह किसी गटर की तरह बांस मार रहा है। इधर इन दोनों को ऐसे हंसते हुए बात करते देख दो डिसाइपल्स आपस में बात करने लगते हैं कि ये दोनों हंस क्यों रहे हैं, क्या इन दोनों में शांति का समझौता हो गया। तो दूसरा डिसाइपल बोलता है कि क्या तुम सुअर का दिमाग लेकर पैदा हुए हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये नेक्स्ट बैटल का बुकिंग हो रहा है। तो पहले डिसाइपल बोलता है, पर ये लोग तो हंस रहे हैं। तो दूसरा डिसाइपल बोलता है, क्या तुम सच में इतने गधे हो, इन लोगों के हंसी के पीछे किलिंग इंटेंट छुपा हुआ है, क्योंकि की हाउ को कुत्ते की तरह मारा था ये चेन ने। अगर इस बात का की फैमिली बदला नहीं लेगा तो इन लोगों का डाचू स्टेट में बहुत बेइज्जती हो जाएगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और ग्रैंडपा के घर को दिखाया जाता है, जहां ये चेन को देख हुआ दौड़ते हुए उसके पास जाने लगता है और बोलता है, बिग ब्रदर आप वापस आ गए। तो ये चन उसके सर को प्यार से सहलाते हुए बोलता है कि लिटिल टाइगर बेबी, तुम तो और भी लंबे हो गए। इधर ये चैन को देखकर फैटी उसके पास आता है और पूछता है कि तुम इतने लेट क्यों हो गए, अगर अभी तुम वापस नहीं आते तो हम पिल पवेलियन जाने वाले थे तुम्हें ढूंढने के लिए। तो ये चैन पूछता है कि तुम कल मुझे क्यों बुला रहे थे यहाँ, क्या कुछ होने वाला है, कहीं हम लेट तो नहीं हो गए। तो फैटी खुशी से अपने वाइफ को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है कि इससे मिलो, ये मेरी वाइफ है, मेरी ब्राइट फ्यूचर बेबी, एक किसी दो ना, बोलते हुए किस मांगने लगता है। इधर ये चैन सोचता है, ओ माय गॉड ये कितना बड़ा नमूना है। इधर फैटी की वाइफ शर्म से उससे बचते हुए बोलती है, हनी यहाँ बच्चे हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। फिर ये चैन को खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलती है कि मेरा नाम टेंग रूजुआन है और मैं आउटर डोर लिंक ऑर्किड की एक एल्डर डू की डिसाइपल हूँ। तो ये चैन भी स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे पता है आपके बारे में, ये अक्सर आपके बारे में बातें किया करता है। ये सुनकर रुजवान शॉक हो जाती है और पूछती है कि फैटी तुमने मेरे बारे में क्या बुराई की, जिसे सुनकर फैटी डर जाता है और बोलता है कि कुछ नहीं। तो रुजवान बोलती है, तुम अभी हकलाए, और तुम सिर्फ तभी हकलाते हो जब तुम झूठ बोलते हो। तो फैटी खुद को बचाने की कोशिश करते हुए बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर होनी को कौन टाल सकता है। और स्टार्ट हो गया फैटी का बिना सर्फ के धुलाई। इसके बाद तो सिर्फ चीखों की आवाज़ ही आ रही थी। इसी के साथ 2 मिनट का शांति प्लीज़, इसकी आत्मा को शांति मिले। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और येचन के रूम को दिखाया जाता है, जहाँ फैटी येचन से पूछ रहा था कि ब्रदर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। तो येचन जवाब देता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मैरो को वॉश करने से रुजवान को काफ़ी दर्द होगा। जिसे सुनकर फैटी मुंह बनाते हुए बोलता है कि दर्द होगा,
ऐसा नहीं चलेगा। पर रुज़वान स्माइल करते हुए बोलती है, इट्स ओके, हम सह लेंगे, चलो शुरू करते हैं। तो ये चेन और रुज़वान एक जगह बैठ जाता है और ये चेन अपनी ट्रू फायर को समन करके रुज़वान के बॉडी में डाल देता है, जिससे उसे दर्द होने लगता है। तो फैटी पूछता है कि तुम सच में कर पाओगे ना? तो ये चेन बोलता है, हाँ बिल्कुल, मुझे अंदाज़ा है कितना प्रेशर का यूज़ करना है। इधर रुज़वान बोलती है कि फैटी, पहले ऐसा नहीं था, बहुत टाइम पहले एक गलत एक्सरसाइज करने से ऐसा हो गया। ये सुनकर ये चेन बहुत शॉक हो जाता है और फैटी की तरफ देखते हुए पूछता है कि क्या सच में? तो फैटी अपनी वाइफ को बोलता है कि इसके बारे में बात मत करो, वरना जब भी तुम इसके बारे में बात करती हो तो तुम गुस्सा हो जाती हो। और फिर ये चेन को बताता है कि ये सब सिर्फ उस बुढ़े की वजह से हुआ। हम पहले यूसु लिंग फैंग में रहा करते थे और मुझे एक घटिया टेक्निक दे दिया था प्रैक्टिस करने के लिए। तो रुज़वान उसे कंसोल करते हुए बोलती है कि इट्स ओके बेबी, मैं तुमसे नफ़रत नहीं करती, एक दिन तुम ठीक हो जाओगे। और इसी के साथ ये चैन बोलता है कि टाइम आ गया और अपने फायर का प्रेशर को और बढ़ा देता है, जिससे रुज़वान दर्द से चिल्लाने लगती है। तो फैटी ये देखकर डर जाता है और ये चैन से बोलता है कि रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? पर ये चैन नहीं रुकता और अपना काम करते रहता है और फैटी से बोलता है कि तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तुम अगर ऐसे ही चिल्लाते रहोगे तो तुम उसका अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर लोगे और इससे उसके मेरिडियंस में और भी ज़्यादा दर्द होने लगेगा। फिर कुछ देर बाद ये चैन रुक जाता है। तो फैटी अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए पूछता है कि वाइफ, कैसा फील हो रहा है? तो उसकी वाइफ बोलती है कि मुझे पहले से बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है और साथ ही ऐसा लग रहा है कि मानो मेरे मेरिडियंस पहले से बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है। ये सुनकर फैटी बहुत खुश हो जाता है और अपने आँखों में चमक लाते हुए बोलता है कि ऐसा है क्या? और ये चैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे भी ऐसा ट्रीटमेंट दो ना। तो ये चैन भी मुस्कुराते हुए अपने फायर से उसके पिछवाड़े को जला देता है, जिससे दर्द के मारे फैटी चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगता है और बोलता है, आउच आउच आउच, ये बहुत दुख रहा है, ये जल रहा है। और इसी तरह दर्द से चिल्लाते हुए दरवाजे के बाहर आकर गिर जाता है और बैठकर दर्द को सहने की कोशिश करने लगता है। फिर ये चैन भी बाहर आ जाता है और बोलता है कि ये बहुत रिस्की था, रुज़वान के बोन्स ऑलमोस्ट टूट कर गिरने वाले थे। अब अगर कोई भीख भी मांगेगा मुझसे तो भी हम मैरो को वॉश नहीं करेंगे। फिर फैटी बोलता है कि मैंने सुना है आउटर डोर कंपटीशन जीतने के बाद एक टेस्ट देना होगा इनर डोर में इंटर करने से पहले। तो ये चंद थोड़ा शॉक होकर उस टेस्ट के बारे में पूछता है। तो फैटी बताता है कि आउटर डोर और इनर डोर के बीच एक बैरन फॉरेस्ट है, जिसे पार करके विनर को इनर गेट में इंटर करना होगा, तभी वो रियल में इनर गेट डिसाइपल बन पाएगा। और साथ ही अपने अंकल से ये भी सुना है कि वहाँ पर उस जंगल में एरे ट्रैप्स, मॉन्स्टर और ह्यूमन पपेट्स भी हैं विनर को रोकने के लिए। ये सुनकर तो ये चन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर फैटी बताता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो ये भी सुना है कि इनर गेट अपने दर्जनों डिसाइपल्स को भेजने वाला है फॉरेस्ट में, और उनमें से सबसे वीक डिसाइपल का भी कल्टीवेशन बेस ह्यूमन रेल्म के पीक पर है, और जो भी विनर होगा उसे इनका डिफेंस को पार करते हुए इनर गेट में जाना होगा, ताकि वो इनर गेट डिसाइपल्स का एबिलिटी को कैलकुलेट कर सके। फिर ये चंद पूछता है, तो फिर खेलने के बारे में क्या ख्याल है? तो फैटी बोलता है कि बस खाओ और खुद को सपोर्ट करो। अगर कोई हार जाता है इस कंपटीशन को तो वो डिसाइपल जिसने इतना मेहनत किया है जीतने के लिए, उसे कम्प्लीटली वाइप आउट कर दिया जाएगा। वैसे हम अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं कि ऐसा क्यों है, पर सुने हैं कि ये सिर्फ डिसाइपल्स के बीच तालमेल कैसा है ये पता करने के लिए ये टेस्ट हो रहा है। इन द एंड ये सिर्फ उनके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। तभी फैटी की वाइफ वहाँ आ जाती है और पूछती है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो इतना सीरियस होके? कहीं मेरे बीमारी के बारे में तो दोबारा से नहीं बात करने लग गए? तो फैटी डरते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ कंपटीशन के बारे में बात कर रहे थे। फिर ये चैन से बोलता है कि हम भी अभी तक डोर को पास नहीं किए हैं और मुझे डर है कि मेरी वाइफ को भी इस बात से डर है। तो ये चैन उससे
भगाते हुए बोलता है कि अब तुम्हारी वाइफ आ चुकी है तो चलो निकलो यहाँ से। तो फैटी बोलता है तुम भी निकलो। फिर ये चन उन दोनों को बाय करते हुए सोचता है कि इनर गेट में इंटर करने के लिए हैंग्यू सेक्ट का टेस्ट कुछ ज़्यादा ही हार्ड है झेन यांग सेक्ट के मुकाबले, और ये जंगल वाला टेस्ट भी आउटर सेक्ट टेस्ट से कई गुना ज़्यादा हार्ड है। ये कंपटीशन तो सच में बहुत ट्रिकी है। इसके बाद ये चन घर के अंदर आ जाता है और बैठकर हाफ हेवनली पिल को देखने लगता है और मन ही मन सोचता है कि एक हेवनली पिल से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक हेवनली रेल्म का पावर हाउस को क्रिएट किया जा सके। और इस वक्त जिन लोगों के पास भी इसका आधा टुकड़ा है वो लोग ज़रूर बहुत टेंशन में होंगे इस हाफ हेवनली पिल को लेकर। अगर गलती से भी किसी को ये पता चल जाए कि ये हेवनली पिल का आधा टुकड़ा मेरे पास है तो वो लोग तो मुझे मार ही देंगे, पर इसे छुपाऊँ कहाँ। तभी उसे एक जगह दिखता है और बोलता है कि सबसे ज़्यादा दिखने वाला जगह ही सबसे ज़्यादा सेफेस्ट होता है, और अपने ही रूम के दीवार के अंदर उस पिल को घुसा कर छुपा देता है। फिर सोचने लगता है कि आउटर डोर कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही ट्रिकी है, मुझे इसके लिए जल्दी ही प्रिपरेशन करना होगा। इसके लिए मुझे बहुत सारे जेड स्पिरिट को बनाना होगा और साथ ही एक प्रोफाउंड पिल का यूज़ करना होगा क्रिटिकल सिचुएशन को काउंटर करने के लिए। और अपने पॉट को बाहर निकाल कर उसमें जेड स्पिरिट लिक्विड को चेक करने लगता है और फिर खुशी से रूम के बाहर निकलते हुए बोलता है कि इतना काफ़ी है मेरे लिए, इसे काफ़ी लंबे समय तक हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे आउटर गेट कंपटीशन का रजिस्ट्रेशन चेंसी में शुरू होगा और हैसी में ख़त्म होगा। गाइस, चेंसी और हैसी प्लेस का नाम है। फिर बोलता है जिन लोगों ने भी इससे पहले वाला आउटर डोर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था उन सभी को कियान कुन पवेलियन में शामिल किया गया था, वो भी एक जेड मेडल के साथ। क्या ये आउटर डोर कंपटीशन सच में ट्रिकी है? छोड़ो भी, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी हम कौन सा किसी से डरते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक स्टेडियम के पास दिखाया जाता है जहाँ पर लोग भगवान से दुआ मांग रहे थे कि काश उन्हें कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट ना मिल जाए, वो लोग और 3 साल तक सेक्ट के बाहर नहीं रहना चाहते। तभी उन्हें ये चैन दिख जाता है जिसे देखकर वो लोग बोलने लगते हैं कि हे भगवान, ये कौन दिख गया, काश ये मुझे ना मिले, ये बहुत ही एविल और चालाक लोमड़ी है, इसे इसी के जैसा कोई मिले फाइट करने के लिए। तभी येचन के पास उसका नाम पुकारते हुए कोई आ जाता है जो ये कोई और नहीं झाओ लॉन्ग है, जो आने के साथ ही गुस्से से येचन को फाइट करने के लिए बोलने लगता है। पर येचन उससे थोड़ा सा भी भाव नहीं देता और बोलता है कि निकल जाओ यहाँ से, आज हम खुश हैं इसलिए किसी को भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हैं। पर इससे निकलता हुआ प्रेशर को फील करके झाओलोंग बहुत टेंशन में आ जाता है और फिर सोचता है कि क्या इसने ची कंडेंसेशन स्टेज के 9th लेवल को ऑलरेडी अचीव कर लिया। तभी वहाँ और भी बहुत सारे डिसाइपल्स आ जाते हैं जो येचन से बोलते हैं कि बच्चे, तुम दुआ करना कि कल कंपटीशन में तुम्हारा सामना मेरे से ना हो जाए, वरना मैं तुम्हें कल मार डालूंगा। तो येचन बोलता है कि अगर तुम्हें लड़ना है तो चलो आ जाओ, तुम लोग सिर्फ गैंग फाइट कर सकते हो, कचड़े कहीं के। तभी पीछे से किसी का आवाज़ आता है जो बोलता है आज तो काफ़ी भीड़ है यहाँ। जब येचन पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि ये यिन झिपिंग है, जिसे देखकर येचन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे बोलता है कि चूतिए, मेरे ग्रैंडपा को सीरियसली इंजर्ड करने का कीमत तुझे अभी नहीं तो बाद में ज़रूर चुकाना पड़ेगा। जिसे सुनकर यिन झिपिंग हंसने लगता है, पर येचन किसी को अपने पीछे नोटिस करता है जो सू जिन थी, जो आने के साथ ही बोलती है कि तुम सिर्फ अकेले हो जो दूसरों को मारने के बारे में सोचते हो, और एक्चुअल में डिफ़िकल्टी किसे कहते हैं ये तो अभी आने वाला है। तभी यिन जिपिंग बोलता है कि आधे से ज़्यादा डोर के डिसाइपल्स तो तुम्हें मारना चाहते हैं, आई थिंक कि तुम मरने वाले हो। ये सुनकर झाओलोंग डर जाता है और बोलता है कि क्या ये सच में अभी ही होने वाला है, ये कियान कुन पेविलियन है, अगर हम यहाँ कुछ किए तो मारे जाएंगे। तभी उन्हें पीछे से आवाज़ आता है जो इनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। ये पूछने वाला शख्स मिशन पवेलियन का फर्स्ट डिसाइपल हुओ टेंग है।
इसके साथ और भी लोग आए थे जिनका नाम टॉप डिसाइपल्स के लिस्ट में है, और इनके बीच हमारी यूवर और लू जूनर भी है। गाइस, लू जूनर आप लोगों को शायद याद नहीं होगी, ये वही लड़की है जो लिंगर को बचाने आई थी जब लिंगर हमारी ये चेन का इज्जत लूट रही थी सेक्स ड्रग्स के नशे में, और वहाँ पर नाम का अदला बदली हो गया था ऑथर के चुतियापा के वजह से। ये अक्सर ऐसा करता रहता है। फिर ये लोग बोलने लगते हैं कि आज तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, देखा मैंने कहा था ना कि कंपटीशन चल रहा है, पर तुम हो कि यकीन ही नहीं कर रहे थे। हाँ हाँ मान लिए, बट स्टिल जब तक तुम और हम हैं यहाँ तब तक ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो फिर हुओ टेंग बोलता है, अगर हम गलत नहीं हैं तो शायद तुम ही ये चेन हो, राइट। फिर ये चेन के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है कि लिटिल ब्रदर तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर झाओलोंग और यिन जिपिंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम लोगों को देखना तो बिल्कुल भी फन नहीं है, क्यों है ना। तो वो लोग भड़क जाता है और पूछता है कि इसका क्या मतलब है। तो हुओ टेंग बोलता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे तुम लोग लड़ना चाहते हो क्या, तो मेरे पास तुम लोगों के लिए एक एडवाइस है, रिंग में मिलते हैं। फिर यिन जिपिंग और झाओलोंग की टीम वहाँ से भाग लेता है। फिर हुओ टेंग ये चेन से बोलता है, लिटिल ब्रदर डरो मत, वो लोग सिर्फ एडवाइस लेने आए थे। ये सुनकर बेचारा ये चेन सिर्फ स्माइल करता रह जाता है। फिर ये सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं, लिटिल ब्रदर किसी दिन मैं तुम्हारे साथ बैठकर ड्रिंक करूँगा। इसी के साथ वो लोग चले जाते हैं और पीछे रह जाता है कोई, तो सिर्फ ये चेन और यूवर। तो यूवर पूछती है कि क्या तुम्हें प्रेशर फील हो रहा था। तो ये चेन बोलता है कि हाँ थोड़ा सा, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो यूवर मुस्कुराती हुई वहाँ से जाने लगती है और बोलती है, अच्छा है, वैसे तुम अभी तक उस डिसाइपल को क्यों नहीं देखे जो फर्स्ट रैंक पर है, पता नहीं दोबारा से वो कहाँ ड्रिंकिंग करने चला गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और किसी का आवाज़ आता है जो बोल रहा था कि थोड़ा धीरे चलो, तुम मुझे एक बार ऑलरेडी ढकेलते हुए गिरा चुके हो। तभी दिखाया जाता है कि ये दोनों येचन और फैटी हैं। तो येचन फैटी से पूछता है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो फैटी बोलता है कि तुम्हें कुछ अच्छा चीज़ दिखाने के लिए। तभी एक पेड़ को दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे स्पिरिट फ्रूट्स लगे हुए थे, जिसे खाते हुए फैटी बोलता है कि ये कितना टेस्टी है। तो उसकी वाइफ भी बोलती है कि आराम से खाओ, कोई इसे चोरी नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा ये चैन के लिए भी छोड़ दो, सारा मत खा जाओ। तो फैटी बोलता है, तुम्हें इसके साथ इतना ज़्यादा पोलाइट होने का ज़रूरत नहीं है। तो उसकी वाइफ एक स्पिरिट फ्रूट को देते हुए ये चैन से बोलती है कि इसे लो, ये बहुत डिलीशियस है। तो ये चैन बोलता है कि थैंक यू, पर मुझे जानना है कि ये अच्छा चीज़ कहाँ है जिसके लिए फैटी मुझे यहाँ लेकर आया है। तो एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि वहाँ पर, जहाँ देखने पर एक परछाई दिख रहा था जैसे कोई खड़ा है। फिर दिखाया जाता है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पपेट है। फिर फैटी की वाइफ बोलती है कि इससे मास्टर ने कल ही इनर डोर के स्पिरिट गार्डन से लाया है। फिर ये चंद थोड़ा क्यूरियस होकर उसके पास जाकर देखने लगता है और बोलता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसके बारे में र्यूमर है। फिर बताया जाता है कि पपेट्स एक तरह का मर्डर वेपन्स होते हैं जिन्हें एक मिस्टीरियस मेथड्स के द्वारा रिफ़ाइन किया जाता है। इनमें कोई भी इमोशनल थॉट्स नहीं होते और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इन्हें बस एक बार अगर टारगेट दे दिया जाए तो ये दिन रात बिना रुके उससे लड़ते रहते हैं, तब तक जब तक या तो उसे मार ना दे और या तो ऑपरेटर उसे रोक ना दे। तो ये चन उस पपेट को चेक करते हुए बोलता है कि ये काफ़ी टफ है। तो फैटी बताता है कि बैरन फॉरेस्ट में जो पपेट्स का यूज़ होगा वो सारे ह्यूमन लेवल के होंगे और ह्यूमन लेवल पपेट्स का स्ट्रेंथ मॉन्क ह्यूमन रेल्म्स के बराबर होता है। जिसे सुनकर ये चैन पूछता है कि ह्यूमन लेवल क्या और भी ज़्यादा हायर लेवल होते हैं। तो फैटी बताता है कि अपर लेवल में जुआन लेवल आता है और जुआन लेवल का पपेट मॉन्क्स के ट्रू सन स्टेट के बराबर होता है। फिर प्रोफाउंड लेवल आता है, फिर इसके ऊपर अर्थ लेवल आता है और अर्थ लेवल का पपेट कल्टिवेटर्स स्पिरिचुअल वर्चुअल रेल्म के बराबर होता है और अर्थ लेवल के ऊपर हेवन लेवल होता है। गाइस, यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, तो अगर समझ नहीं आ रहा तो इसे स्किप कर दीजिए,
कोई दिक्कत नहीं है। ये सब इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को पावर लेवल्स के बारे में पता हो, वरना मज़ा नहीं आएगा बिना जाने कि कौन कितना पावरफुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर फैटी बोलता है, वैसे मैंने अपने ओल्ड अंकल से सुना है कि हैंग्यो सेक्ट के पास भी एक हेवन लेवल का पपेट है जो कि मॉन्क्स एयर स्पेस के बराबर है। तो ये चेन पूछता है, क्या सच में? फिर फैटी की वाइफ से पूछता है कि इस पपेट को कौन कंट्रोल करता है, क्या मैं इसके स्ट्रेंथ को चेक कर सकता हूँ? तो फैटी बोलता है कि यह इतना आसान नहीं है। इसके बाद स्पिरिट ट्री पर जंप लगाकर एक स्पिरिट फ्रूट को तोड़ लेता है, जिससे वो पपेट एक्टिवेट हो जाता है और फैटी के पीछे पड़ जाता है। तो फैटी भी वहाँ से भागते हुए चिल्लाता है कि आ जाओ पपेट, मैं तुम्हें दोबारा वॉक पर ले चलता हूँ। और इसी के साथ वो दोनों आसमान में उड़ जाते हैं। तो ये देखकर येचन बहुत शॉक हो जाता है और रुजवान से पूछता है, मतलब कि फैटी की वाइफ से, कि क्या ये पपेट खुद से ही एक्शन ले सकता है? तो रुजवान बोलती है, ऑफ कोर्स नॉट, ये किसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और इसे यहाँ पर स्पिरिट फ्रूट को गार्ड करने के लिए रखा गया है। मेरे मास्टर ने इसमें पहले ही रेस्ट्रिक्शंस को लगा दिया था। अगर कोई एक बार इस स्पिरिट फ्रूट को चोरी कर ले तो इसके बॉडी के अंदर रेस्ट्रिक्शंस ट्रिगर हो जाता है और ये एक्टिवेट हो जाता है और ये तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक कि ये उसे खुद से मार ना दे। तो येचन पूछता है कि क्या अब ये फैटी के पीछे पड़ा रहेगा जब तक कि ये उसे पकड़ ना ले? तो रुजवान बोलती है, ऑफ कोर्स नॉट, अगर फैटी उस स्पिरिट फ्रूट को फेंक दे तो ये पपेट उसका पीछा करना बंद कर देगा। जनरली ये एक तरीका है इस पपेट से बचने का, पर एक और तरीका है पपेट को रोकने का, वो है स्पेल को कास्ट करना, जिससे उस पपेट को रुकने का सिग्नल मिल जाता है और वो फैटी का पीछा छोड़कर वहाँ से वापस जाने लगता है। फिर रुजवान ये चैन से बोलती है कि इसका स्ट्रेंथ को चेक करो अब तुम, और एक स्पेल को कास्ट करके ये चैन को टारगेट बना देती है पपेट का, जिससे पपेट काफ़ी गुस्से में आ जाता है और ये चैन पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर ये चैन खुश हो जाता है और बोलता है, तो चलो आ जाओ, और अपना थंडर पाम से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो पपेट बहुत दूर फेंका जाता है। फिर येचन बोलता है कि इसका स्प्रे तो बिल्कुल रियल ह्यूमन की तरह था, ये कितना मॉन्स्ट्रस है। फिर रुजवान बताती है कि ये एक लो ह्यूमन लेवल का पपेट है, अगर इसे एक प्रोफाउंड आर्ट परफॉर्म करने दो तो इसका स्ट्रेंथ बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो येचन एक हाथ से पपेट से लड़ते हुए ही पूछता है कि क्या ये प्रोफाउंड आर्ट भी यूज़ कर सकता है? तो रुजवान बोलती है, ऑफ कोर्स, पर ऐसे पपेट्स का एक्सट्रीमली हाई रिक्वायरमेंट्स होता है मटेरियल का फ्लेक्सिबिलिटी और हार्डनेस के लिए, वरना वो मिस्टीरियस टेक्निक ही इसका इस्तेमाल कर लेगी। और तो और प्रोफाउंड आर्ट को यूज़ करने के रेस्ट्रिक्शन के वजह से इसका पूरा बॉडी भारी हो जाएगा, इसलिए सिर्फ स्पेशल मटेरियल से बनाया गया पपेट ही प्रोफाउंड आर्ट का यूज़ कर सकता है। इसी के साथ रुजवान उस पपेट को रोक देती है। इधर येचन पपेट के परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश था और बोलता है कि ये काफ़ी अच्छा है। तो फैटी पूछता है कि क्या और फन करना है? तो येचन पूछता है कि क्या इसे खरीदा जा सकता है? तो फैटी बोलता है, ऑफ कोर्स, वन बाव पवेलियन में मिल जाएगा। एक ह्यूमन लेवल का पपेट 3 लाख स्पिरिट स्टोन्स में मिल जाएगा। ये सुनकर तो येचन का तो गाड़ी फट जाता है। तो फैटी बोलता है, मानते हैं 3 लाख स्पिरिट स्टोन्स कम नहीं है, पर फिर भी इसे प्रैक्टिस करना डिफ़िकल्ट ही होगा तुम्हारे लिए मिस्टर एल्कमी। ये सिर्फ कुछ लैक्स की तरह है जो पिल को रिफ़ाइन करने में खर्च होता है। तो येचन खुद को शांत करता है और बोलता है कि ह्यूमन लेवल पपेट्स के पास लिमिटेड पावर्स होता है, तो इनमें 3 लाख स्पिरिट स्टोन्स को खर्च करके इसे खरीदना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इससे भी ज़्यादा घटिया चीज़ क्या है पता है? कि पपेट्स के पास ना ही कोई थॉट्स होते हैं और ना ही कोई सोल, ये सिर्फ एक मर्डर वेपन्स की तरह होते हैं। तो फैटी बोलता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कैसे होते हैं, पर ये तुम्हारे लिए दुश्मन का खतरनाक ब्लो को रोक सकते हैं। तुम और ये पपेट मिलकर एक ब्रेन बन सकते हो। ये सुनकर फैटी की वाइफ फैटी पर गुस्सा हो जाती है और उसे मारने के लिए दौड़ पड़ती है और बोलती है कि तुम उसे क्या फालतू की बातें सिखा रहे हो। तो फैटी भी अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है और इधर उधर भागने लगता है। इधर येचन फैटी के बाद से
थोड़ा एग्री हो चुका था और मन में सोचता है कि ये पपेट एक टूल की तरह है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके पास थॉट्स हैं चाहे नहीं है, पर तुम्हारे लिए अगर टूटने के लिए रेडी है किसी भी अटैक से, तो ये तो काफ़ी अच्छा है। तो अगर ये किसी फिज़िकल शील्ड की तरह तुम्हारे आगे खड़ा होकर किसी ब्लो को रोक सकता है, तो ये बुरा नहीं है। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक क्राइसिस टाइम में तो 3 लाख स्पिरिट स्टोन्स चाहिए, राइट। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म। गाइज एक बात बोलना था, एक लड़की का सिर्फ एक वीडियो पर 1000 सब्सक्राइबर आ जाता है, और वो भी चाहे वीडियो कैसा भी हो। पर हम लड़के जो दिन रात मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, उससे ये फैसिलिटी नहीं मिलता। ऐसा क्यों? इतना भी क्या ठरकपन यार। कभी एक वीडियो एडिट करके देखो, पता चलेगा कि एक इंसान 3 से 4 दिन तक मेहनत करता है एक वीडियो बनाने के लिए, और बदले में ये सब देखना पड़ता है। ऐसा मत करो गाइस, सबको सपोर्ट करो, स्पेशली उन्हें जो उस लायक है। इतना भेदभाव मत करो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वक्त सुबह का 4 बज रहा है जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।